जय हिंद स्टूडेंट। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है कि मेरे बड़े भाई या गुरु समान अमिताभ गंगवार जो बहुत ही बढ़िया उम्दा डीएसए पढ़ाते हैं और कंप्यूटर का एक कनेक्टिविटी है। अमिताभ सर ने अपना जो मास्टर्स है एचबीटीयू से किया है और आज कई सारे कॉलेज में बहुत ही बढ़िया लोगों को लाइक ट्रेनिंग तक प्लेसमेंट तक जर्नी रही है अमिताभ सर की। तो आज निमसेट और सीयूटी पीजी में कंप्यूटर का जो एग्जैक्ट बढ़िया रोड मैप है उस पर बात करेंगे। हर एक चीज़ मतलब ये लास्ट तक अगर आप जाओगे बच्चा तो लास्ट तक आपका कोई डाउट नहीं रहेगा निमसेट की जर्नी और सीयूटी पीजी में कंप्यूटर का रोल क्या है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि आज कुछ ऐसी चीज़ें बात होने वाली है अमिताभ सर से। थैंक यू अमिताभ सर। बिल्कुल, हम लोग निमसेट और सीयूटी पीजी के भी आप पे बात करेंगे। सर ये एग्ज़ाम मतलब जैसे हम लोग जब एग्ज़ाम देते थे तब आपको आइडिया होगा कि एक टारगेट रहता था कि या तो एक यूपीटीयू का एग्ज़ाम चल रहा है या फिर कह सकते थे कि आईटी रुड़की का एग्ज़ाम है। मतलब एक निमसेट टाइप का एक एग्ज़ाम हम लोग बोलते थे कि उसमें सारी एनआईटीज आ जाती थी। तो मुझे लग रहा है उस टाइम हम लोग बड़ा फिक्स थे कि कुछ ही एग्ज़ाम्स हैं जिनकी हम लोगों को प्रिपरेशन करनी है। जी। लेकिन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा वाइज सिस्टम हो गया है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम करा रही है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे ये लगता है कि बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि सर हम उसके सिलेबस को पढ़ें कि इसके सिलेबस को पढ़ें। तो इसको मैंने एनालिसिस किया है, बहुत सारी स्टडी कर डाली इस पर कि बच्चे को हम लोग किस तरीके से चीज़ों को देना चाहिए हम लोगों को जिससे कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा वाइज ना हो, ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो। तो जैसे सबसे बड़ा टारगेट हमारा है निमसेट और सीयूटी पीजी। जी। अगर उसको देखा जाए तो उसके सिलेबस को हम फोकस करें तो हमें लग रहा है सारे एग्जाम उसमें कवर हो जाने चाहिए। अच्छा, जैसे मैं अपने कंप्यूटर की अगर बात करूं तो निमसेट को देखा जाए तो निमसेट का सिलेबस कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो जो सिलेबस है वो हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो अगर हम निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो समझ लो कि कहीं ना कहीं सीयूटी पीजी का भी पार्ट कवर हो रहा है। तो पहले हम लोगों को निमसेट को लेकर स्टार्टिंग करनी चाहिए और निमसेट का बिल्कुल फिक्स सिलेबस है जिसको अगर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो वो हर एग्जाम में फ़ायदेमंद रहेगा। तो बच्चों को मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि सीयूटी पीजी निमसेट का पहले जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करें और कंप्लीट करने के बाद फिर देखें कि बाकी एग्जाम्स जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनके लिए हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। जी सर, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि मेरा मैथ से कनेक्टिविटी बनी, आपका कंप्यूटर से इतना इंटरेस्ट कैसे हो गया कि लाइक घुसते ही चले गए आप एकदम कंप्यूटर खोल के रख देते हैं? दादा ऐसा बोला जाता है, ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, तो क्या ऐसा रहा? मतलब ये लोग बोलते होंगे लेकिन मुझे नहीं लगता है मैं बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के बारे में जानता हूँ। हाँ ठीक है, अपना काम चल रहा है। उसको देखते हुए मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जैसे आज मैंने कुछ बच्चों से बात करी थी, अपनी क्लास में भी ये बात करी थी। बच्चों से मैंने बोला था कि आज आपके पास रिसोर्सेस बहुत है ना, आपके पास मटेरियल्स के सोर्सेस बहुत हैं, फिर भी आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो, है ना। वो उसका मीनिंग यही है कि ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा कन्फ्यूजन्स। तो हम लोग जब चीज़ें करते थे तो एक टारगेट फिक्स रखते थे, उसको देखते थे। मेरा भी बैकग्राउंड जो है वो बीएससी है और मेरा मैंने जब इस पार्ट में मैं आया था तो मुझे कंप्यूटर का ABCD नहीं आता था। हो सकता है वही हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि मुझे कुछ नहीं आता है। आज के बच्चे आते हैं, जैसे मैं देखता हूँ, मैं बात करता हूँ MCA के प्रिपरेशन के लिए बच्चे आते हैं तो उनका बैकग्राउंड BCA होता है और उनको एक अंदर से कॉन्फिडेंस होता है कि हमें तो कंप्यूटर पहले से ही आता है और वही रिजल्ट में सबसे पीछे आते हैं। उसका रीज़न क्या है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस या फिर जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो है ही नहीं उनके अंदर कि हमें जो आता है क्या वो हमारे काम का है। ठीक है, तो हम लोग जब थे तो उस टाइम हमारे पास नॉलेज नहीं थी, कंप्यूटर को लेके कोई भी बैकग्राउंड नहीं था, तो हम लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके काम किया है। और डेप्थ में जाने वाले पर्सन कह सकते हो कि फिर वो चीज़ों को खोल के ही बनाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं ही नहीं, उस टाइम के जितने भी लोग हैं उसमें आप भी हो, ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये सोच लिया था कि हमें कंप्यूटर नहीं आता है और आप कंप्यूटर पढ़ने बैठे हो तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में ही जाओगे क्योंकि आपको ABCD नहीं आता है, आपको ABCD सीखनी पड़ेगी। आज का बच्चा है उसको ABCD आता है, वो EFG से स्टार्ट करता है, लेकिन एक्चुअल में उसे ABCD में भी कन्फ्यूजन है और वो नहीं कंप्लीट कर पा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारी प्रैक्टिस रही है, एक लंबी जर्नी रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई। मैंने
कंप्यूटर से अपना मास्टर किया है, फिर रिसर्च भी उसी पार्ट में है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में उसी पार्ट पर मैंने ट्रेनिंग से लेकर कोचिंग भी दी है, जिसको लेते हुए वो चीज़ें रिवाइज होती गई, तो इसलिए वो चीज़ें परफेक्शन में आ गई। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट में वो चीज़ें हैं, इसलिए मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ, अपनी बात को बड़ा सही तरीके से सिंपल वे में चीज़ों को समझा सकता हूँ कि क्या है ये चीज़। सर एक मतलब एक सबसे अच्छा टाइम इस समय है, मतलब ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि परफेक्ट आंसर मिलेगा कि जो निमसेट या CUT/PG या MCA एंट्रेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं, तो आप किस लेवल पे आते हो, क्योंकि आपने गेट पर बहुत अच्छा कमांड है गेट का, मतलब बहुत अच्छे से देखा है, तो एक अपर लेवल के एग्जाम को देखा, तो आप किस लेवल पे रखोगे कि एक लेवल क्या रहे बच्चे का, या क्या डिफिकल्टी लेवल कहते हैं ना, डिफिकल्टी, yes. तो आप कैसा मानते हो इस चीज को? देखिए, गेट का मैंने करीब 8 इयर्स गेट की क्लासेस दी हैं जी जी, और उनकी डेप्थ को मतलब नापना थोड़ा मुश्किल ही पड़ जाएगा। भले मैंने 8 ईयर उसमें स्पेंड किया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे भी सीखने की जरूरत है। तो वो एक एक्सट्रीम लेवल की चीजें रहती हैं गेट लेवल। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर हमें इस पार्ट पे इतनी कमांड है कि मैं गेट लेवल के क्वेश्चन निकाल सकता हूँ, तो दुनिया की कोई भी कंपटीशन हो जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो वो क्रैक करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं अगर MCA एंट्रेंस की बात करूं तो वो लोग कहीं ना कहीं कॉपी करने की कोशिश करते हैं, गेट के क्वेश्चंस, गेट लेवल के क्वेश्चन उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि उतना एक्सट्रीम लेवल तक नहीं पहुँचाते हैं। हमें टच मिल जाता है गेट का, लेकिन ये नहीं कि हम गेट के बराबर पहुँच जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं अगर इसको लेवल डिफाइन करूँ तो मैं मीडियम लेवल ही बोलूँगा, इजी टू मॉडरेट। यस, इजी टू मॉडरेट तक पहुँचूंगा, इसके ऊपर पहुँचने की कोशिश नहीं करूँगा। बहुत रेयरली कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ तक जाती हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो लगता है कि ये बहुत क्रूशियल है, अंडरस्टैंडिंग अगर बच्चे की, जैसे मैथ्स में मुझे लगता है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो डिफाइन करती है मैथ्स को, अगर वो हिले हैं तो सब कुछ हिला ही रहेगा। तो आपको एक कंप्यूटर के कुछ टॉपिक्स ऐसे जो जरूर करनी है और वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं लास्ट में, तो कोई ऐसे टॉपिक? निमसेट को लेकर अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा कंप्यूटर का सिलेबस है वो बहुत थोड़ा ही सिलेबस है, और वो सिलेबस ऐसा नहीं कि उसको कंप्लीट करने के लिए आपको 70-80 आवर्स देने पड़ेंगे। हम अगर उसको बच्चा अगर थोड़ा सा जानता है उसके बारे में तो 10 to 15 आवर में उस चीज़ को कंप्लीट कर सकता है, लेकिन वो कितना टाइम प्रैक्टिस में देता है ये डिपेंड करता है। उसमें मेन जो हमारे टॉपिक्स हैं, तो अगर मैं देखूं तो बूलियन अलजेब्रा, बूलियन जितनी बूलियन बाइनरी वाले कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, बूलियन फंक्शंस वगैरह, उन्हीं के बेसिस पे सिंप्लीफिकेशन के मैप के क्वेश्चंस रहते हैं, और वो पार्ट कभी छूटता नहीं है, उससे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब मैं अगर बात करूं निमसेट में मेनली 4 ही पॉइंट्स हैं सिलेबस में देखा जाए, तो 4 में एक हमारा जो है वो के मैप ही है, तो मैं उसी पे फोकस करूं। मैं बोलूँ ऐसा नहीं है आपको चारों पे ही करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, वो चारों इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे कहेंगे कि सर वो 4 जो सिलेबस है आपने बोल दिया पूरा इंपॉर्टेंट है, ये कोई मतलब नहीं बनता। तो मैं अगर बोलूँ कि आपको 1 to 10 नंबर्स याद रखने, फिर उसमें भी इंपॉर्टेंट कौन सा है बताने के लिए मतलब हमें भी सर्च करना पड़ेगा किसको वरीयता दी जाए। तो बेसिक के मैप उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। और बेसिकली हम किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि लगभग वेटेज थोड़ा भी कम ज़्यादा रहता है, के मैप ज़्यादा पूछा जाता है, नंबर सिस्टम भी अच्छा पूछा जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट से एक क्वेश्चन आता है तो हम कह सकते हैं उसका वेटेज हम सबसे लास्ट में रखेंगे, लेकिन के मैप नंबर सिस्टम को हम लोग नहीं छोड़ सकते। इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। CUT/PG नो, ये निमसेट के लिए बात करना है, लेकिन ये तो कॉमन है सभी। CUT/PG पिछली बार बहुत ट्रेंडिंग में रहा 2024 में, जब 2025 की बात करेंगे तो सिलेबस में काफी चेंज हुए। कंप्यूटर एक मेन रोल लेके आया, मतलब मैथ्स के लगभग बराबर ही हो गया वो, कि 75 क्वेश्चंस पिछली बार आए थे, जो हो सकता है अभी भी आए। 35 क्वेश्चंस मैथ के थे, 30 क्वेश्चंस हमारे कंप्यूटर के और 10 हमारे रीजनिंग के थे। तो CUT/PG में काफ़ी एक डिस्टर्बेंस बना रहा, बच्चे अनस्टेबल दिखे, और कंप्यूटर एक गेम चेंजर रहा। तो आप किस तरीके से उसको डिफाइन करोगे, बच्चा किस तरीके से अगली बार तैयारी करे और बहुत अच्छे से पेपर कर पाए? देखिए, जैसा लगता है CUT/PG ने इसका सिलेबस डिज़ाइन किया है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ एनालिसिस की है कि बच्चा जो है, जो स्टूडेंट है, वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर बैकग्राउंड से आ रहा है। उन्होंने ये इस टाइप का रियलाइज किया है, और मुझे लगता है कि मैं तो इनकी क्लासेस देता हूँ तो मुझे तो आइडिया है कि भाई BSc बैकग्राउंड से भी बच्चा आता है। तो BSc बैकग्राउंड के बेसिस पे देखा जाए तो वो जो चीज़ें हैं थोड़ी सी उसके लिए रीचेबल नहीं है, मतलब 100%, लेकिन वो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी से गाइडेंस लेता है तो पहुँचने की कोशिश करेगा। बाकी मैं ये देखूंगा कि अभी नहीं, अमित सर, आगे आने वाले टाइम पर, मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूँ
कि अगर हम MCA एंट्रेंस क्लासेस की बात करें या कंप्यूटर साइंस की किसी भी चीज़ की बात करें जिसमें एंट्रेंस एग्जाम की बात हो और कंप्यूटर स्ट्रीम में आप जाना चाहते हो, तो उनके एंट्रेंस एग्जाम में कंप्यूटर का वेटेज बढ़ेगा ही और बढ़ना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि टाइम बदल गया है। बच्चे 10th 12th लेवल के बच्चे जो हैं वो भी कंप्यूटर पढ़ के आ रहे हैं, तो बेसिक चीज़ें छोड़ के थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतना भी नहीं कि हमें ऐसा लगे कि हम ऑलरेडी MCA हैं, इस टाइप के लेवल के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। तो जो लास्ट ईयर मैंने ऑब्जर्व किया, एनालिसिस किया कि एक तो कम टाइम में हम लोगों ने प्रिपरेशन करा है, कम टाइम के हिसाब से वो सिलेबस थोड़ा लेंदी था। अब हमारे पास टाइम है तो उसे हम सही से चीज़ें कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, अगर जिसका कंप्यूटर बैकग्राउंड है तो उसको कवर कर सकता है, नो डाउट। मतलब अच्छे टॉपिक से इंक्लूड किए गए हैं, जैसे डेटा स्ट्रक्चर हो गया, DBMS हो गया, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और जो डिजिटल का पार्ट था वो तो कॉमन ही है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर एक अच्छे सब्जेक्ट्स हैं और इनका यूज हमारा जो है फ्यूचर में कंप्यूटर साइंस में बना ही रहेगा, तो इनको इंक्लूड किया गया, अच्छा है। लेकिन मैं बच्चों से यही बोलूँगा कि हो सकता है कि आप जिस बैकग्राउंड से आए हों, भले आपने कंप्यूटर पढ़ा हो, आप उसे अपने आप से इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, आपको उसे टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि लेवल भी मैंने देख लिया इस बार ठीक ठाक रहा, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, मतलब इजी टू मॉडरेट में मॉडरेट का वेटेज ज़्यादा ही रहा, मुझे जैसा लगता है। ये नहीं कह सकते कि वो टफ क्वेश्चंस थे, अगर आपने कहीं प्रिपरेशन या थोड़ा सा फोकस किया है तो 100% उन क्वेश्चंस को आप क्रैक करोगे। तो एक सीधा सा मैसेज सर ने बोला कि मतलब अगर आप नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड BSc या ऐसे फील्ड से हैं और CUT PG को टारगेट करें तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा पहले से ही। बाकी चीज़ें जैसे कि सर ने बोला था, तो DBMS नहीं है, मतलब वो आई थी फिर हटा दी गई थी, तो अभी 3 ही चीज़ें आती हैं, DSA आती है, OS आती है और डिजिटल आती है। तो डिजिटल पूरा निमसट से कॉपी हो जाता है, मतलब वो एक बार तैयारी करोगे तो आगे बढ़ जाएगी। दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो उसके लिए टाइम है, तो प्रॉपरली कैसे रोड मैप आगे जाएगा, कैसे पढ़ोगे इन चीज़ों को, तो उसके बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे। एक और क्वेश्चन है सर, वो जो मेरे मन में आता है कि लाइक जैसे आप कंप्यूटर पढ़ाते हो, आपको मैथ्स भी अच्छे से आती होगी, रीजनिंग भी आती होगी, क्योंकि आपने अपने टाइम पर MCA एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाला है। बट क्या आपको लगता है कि अगर आपको सारे सब्जेक्ट दिए जाएं तो आप सब अच्छे से पढ़ा सकते हो एकदम मास्टर की तरह, या आपको लगता है कि अलग अलग सेपरेट वाइज होनी चाहिए? मतलब कुछ लोग, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरी बात समझ रहे होगे कि ये भी पढ़ा रहे, वो भी पढ़ा रहे, ये भी पढ़ा रहे, तो नहीं, जैसे कहीं ना कहीं आज भी हम लोग एक बच्चे को टारगेट करके सारी चीजें पढ़ा रहे हैं। जी। भले हमारे टीचर्स अलग हैं, क्योंकि मैं ये बात तो जानता हूँ कि एक टीचर सारी चीज़ों में परफेक्ट नहीं हो सकता है, मतलब सारी चीज़ें उसी लेवल पे नहीं ले सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा बैकग्राउंड तो वही रहा है जो आज हम बच्चों को दे रहे हैं, मतलब मैथमेटिक्स भी है, रीजनिंग भी है, एप्टीट्यूड भी है। अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि हमने उन चीज़ों पर टाइम दिया था, और आज मैंने टाइम दिया, तभी मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने भी मैं जो एग्ज़ाम देता हूँ, चाहे वो PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे गेट का एग्ज़ाम हो, उसमें भी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इस टाइप की चीज़ें बनी रहती थी, उनको मैं क्रैक कर पा रहा था या दे पा रहा था। उसका रीज़न यही था, मैंने उन पे कॉन्सेंट्रेट किया था, अच्छे से उनको टाइम दिया था। आज के टाइम पे भी हम लोग बोलते हैं, भले हमारे सारे टीचर अलग अलग चीज़ें पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर हम 10 चीज़ें पकड़ के चलेंगे तो शायद हमारे टीचर्स उतना परफेक्ट नहीं हो पाएंगे, चीज़ें नहीं दे पाएंगे, और नहीं होना भी चाहिए। अपने अपने एक पार्ट को पकड़ो, स्ट्रॉन्ग करो, बच्चों को डिलीवर करो। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि मैं सारी चीज़ें पढ़ा सकता हूँ, मतलब मैं पढ़ा सकता हूँ, ये वर्ड तो मतलब गलत है कि पढ़ा क्यों नहीं सकता हूँ, मैंने हर चीज़ को पढ़ा है। लेकिन ये है कि नहीं, यहाँ पर मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि मैं अच्छे से सब चीज़ें कैसे कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि विदाउट मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस में कुछ नहीं। अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है तो कंप्यूटर साइंस में आप फंसोगे, क्योंकि आने वाले टाइम पे AI, मशीन लर्निंग, हमारा डेटा साइंस, इसमें हर जगह मैथमेटिक्स है। तो आपको मैथमेटिक्स अच्छा करके जाना ही है। जो बच्चे अगर ये सोचते हो कि MCA एंट्रेंस में जो हमारा मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है उसके बाद उसका कोई यूज़ नहीं है और फ्यूचर में हम इसे क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर कहीं भी हायर स्टडी में जाते हो या फिर कोई प्रोजेक्ट इस टाइप के मिलते हैं जिसमें डेटा साइंस या AI यूज होता है, तो बहुत मैथमेटिक्स का यूज है, बहुत मैथमेटिक्स का यूज है। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं MCA इसमें बेहतर परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसका मैथमेटिक्स और कंप्यूटर दोनों ठीक होते हैं। सर एक और चीज़ है कि जैसे कि अब तो बात आ गई कि एग्ज़ाम पैटर्न और निमसेट और CUT PG में कंप्यूटर में कितना डिफरेंस है सिलेबस को लेके, वो आपने डिफाइन कर दिया है। अब बच्चा अगर पढ़ना चाह रहा है तो
लाइक रिसोर्सेज होते हैं किस तरीके से, कहाँ से, तो आपके, क्योंकि आप उसी फील्ड में काफ़ी चीज़ें देखी होंगी, रिसोर्सेज मुझे लगता है आपसे परफेक्ट नहीं जानता होगा, ना मैं जानता हूँगा, क्योंकि आपने उस पर टाइम दिया है। तो आप क्या सजेस्ट करोगे, ये बच्चा कैसे पढ़े, कहाँ पर उसको अवेलेबल होंगे? देखो, ये चीज़ मुझे लग रहा है आज के युग के बच्चे को बताना मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो उसके पास गूगल की चाबी है ना, वो मतलब गूगल में घुस गया तो उसे हज़ारों वेबसाइट मिल जाएंगी जी। और उन वेबसाइट में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो डमी वेबसाइट मतलब कॉपी पेस्ट इधर से उधर करके मतलब चीज़ें कर रहे हैं। वो मुझे नहीं पता क्या करना है, हमें एक सोर्स ढूंढना पड़ेगा जो ऑथेंटिकेट हो, मतलब अथराइज हो, जहाँ से चीज़ों को पढ़ने से हमें बेनिफिट मिले। ऐसा नहीं कि आप किसी एक साइट को पकड़ लिया, उससे चीज़ें मिल रही हैं, आप उसको पढ़ते चले जा रहे हो, फिर हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हों, आपको पता नहीं, कंपैरिजन भी करना ज़रूरी है। तो मैंने गेट की क्लासेस के लिए भी बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट किया था, तो जिसमें मैं देखता था कि मैं क्या करूं, कितने क्वेश्चन मैं अपने आप से बना सकूंगा, कहीं से मुझे मिल जाए। तो एक्चुअली बहुत सारी साइट्स पे जाने का मतलब है कि डेटा में उतनी ऑथेंटिकेशन नहीं है, अथराइज नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत गलतियां, उनको पहले करेक्ट करो फिर ले जाओ, इससे अच्छा अपना क्वेश्चन बना दो, मुझे जहाँ तक लगता है। तो मुझे बच्चे को ये कहना तो नहीं चाहिए, अगर वो गूगल पे जाके कोई साइट सर्च करता है, पढ़ता है, तो वो उसे मिल जाएंगी, उसे मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी उसे ये देखना पड़ेगा कि आप वो मटेरियल ठीक है, क्योंकि 80% चीज़ों में मुझे लगता है मटेरियल ठीक नहीं है। चीज़ें मतलब बड़े वर्स्ट कंडीशन में बनाई गई हैं, उन्होंने किसी एक थर्ड पर्सन को पकड़ के क्वेश्चन सॉल्व करा लिए, उन्होंने कैसा भी आंसर दे दिया वो दे दिया, कोई अथराइज नहीं है, क्योंकि उसको कोई इस टाइप से रिव्यू नहीं करता, उस पर कोई कंप्लेंट नहीं डालता है, तो कि वो वेरीफाई हो कि ये चीज़ें ठीक है। तो मैं चाहूँगा बच्चों को उस टाइप से मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप ऐसा कुछ करें, फिर आपकी मर्जी, आप गूगल पे जाके किसी भी साइट को फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल मैं मरूला क्लासेस से बिलोंग करता हूँ, मैं मटेरियल यहाँ पे दे रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं हम लोग रिफाइन करके ही दे रहे हैं, फिर भी गलतियाँ होती हैं, ऐसा नहीं कि गलतियाँ होती नहीं है, फिर भी गलतियाँ होती हैं, मैं उसे रिफाइन करके दे रहा हूँ। एक्चुअली वो मटेरियल मैं किसी चीज़ को टारगेट करके बना रहा हूँ, और जो आपको साइट पे मिलेगा वो ओवरऑल मतलब हर चीज़ के लिए लगेगा कि ये भी हमारे लिए, ये भी हमारे लिए। तो मैं यही चाहूँगा कि आप गूगल पे जाके जिसको सर्च करना चाहे, पढ़ना चाहे, पढ़िए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि हमारे जो मटेरियल हैं, हमारे मारूला क्लासेस के मटेरियल हैं, उसको फॉलो करें। कंप्यूटर के लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं, मैथमेटिक्स के मटेरियल के लिए रिक्वायरमेंट है बच्चों को, रीजनिंग के लिए रिक्वायरमेंट हो सकती है, मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसे ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल चाहिए ही चाहिए, लेकिन कंप्यूटर के लिए मुझे लग रहा है कि हम लोग जितना प्रोवाइड करेंगे वो सफिशिएंट है। सर एक सबसे ज़्यादा मुझे तो लगता है बहुत बैकबोन है वो, एक होते हैं ना मॉक टेस्ट। यस। तो क्या कंप्यूटर में टेस्ट का देखिए है? बगैर प्रैक्टिस के कोई परफेक्ट बन ही नहीं सकता है, और मेरे हिसाब से जो सही प्रिपरेशन है वो 3 स्टेप्स में होती है। आप कॉन्सेप्ट सीखिए, अपने लॉजिक्स लगाइए, और थर्ड उसको यूज करिए। तो यूज कहाँ करोगे उनको? मॉक टेस्ट, क्योंकि फाइनल आप डायरेक्टली आप वर्ल्ड कप तो खेलने जाओगे नहीं, तो आप पहले कुछ सीरीज खेलना चाहोगे, तो टेस्ट सीरीज, हमारे मॉक टेस्ट, वो आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमारे टेस्ट हैं वो हमारे अकॉर्डिंग है, हमने टारगेट किया, आपको अच्छा लग रहा है, आप दूसरी जगह भी ज्वाइन कर सकते हो, दूसरी जगह की टेस्ट सीरीज देख सकते हो। आपको लगता है कि अगर मुझे ज़्यादा वो करना चाहिए, लेकिन टेस्ट आपको देना चाहिए, मॉक टेस्ट देना चाहिए। मॉडल क्लासेस में हम लोगों ने इस बार इस चीज़ को, इस बड़ी वार्तालाप भी हम लोगों ने की थी कि टेस्ट होने चाहिए, और मुझे लग रहा है कि टाइम पास आए तो हमें ज़्यादा टेस्ट कराने चाहिए, जिससे कि बच्चों में थोड़ा परफेक्शन आए, मतलब कि टाइप्स ऑफ लॉजिक्स, टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट चीज़ें यूज कर पाए। तो भाई टेस्ट के बगैर मुझे लग रहा है मॉक टेस्ट नहीं तो कुछ नहीं, बच्चा कहाँ अपने आप को जज कर पाए। मतलब मुझे तो पता है सर, हमें मतलब मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा हम सजेशन लेते, डांट भी पड़ती है, ऐसा मतलब जहाँ पर भी मैं गलत जा रहा होता हूँ तो मुझे गाइडेंस मिलती रहती है। मैं ओपनली बोलता हूँ कि सीधा स्पष्ट बोलते कि यहाँ पे गड़बड़ हो रही। तो पिछली बार जो भी चीज़ें लाइक एक थोड़ा सा था कि जल्दी सिलेबस और जल्दी एग्ज़ाम डिफाइन हो गया, तो चीज़ें वैसे प्लान नहीं हो पाई, बट जो चीज़ें सर ने फील करी कि बच्चा इसको ये चीज़ दी जाती तो और बेटर होता। तो इस बार सर के ही गाइडेंस में जो टेस्ट चल रहे हैं उनका पूरा प्रॉपर सर डिस्कस करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ अगर आप फॉलो करते हो, लाइक इस पैटर्न का, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एक आइडिया है, इस आइडिया को आप फॉलो करते हो, उसका नाम कुछ भी हो, चाहे वो मारूला क्लासेस हो, कुछ भी हो, वो पैटर्न अगर आप नहीं फॉलो करोगे ना, तो आप चीज़ों से हट रहे हैं, एग्जाम के कंपटीशन से हट रहे हैं, और वो आपको इफेक्टेड होंगी। तो एक बार फिर भी ये क्वेश्चंस का आंसर मैं पहले पूछ चुका था कि बुक्स, तो सर ने बोला था कोई ऐसी बुक है नहीं, बट अभी ऑन द
लाइक सबके हर स्टूडेंट एक मन में होता है कि कोई बुक या कुछ? अभी जैसे मटेरियल का अगर हम लोग बात करें तो मटेरियल की बात तो कर ही चुके हैं, बच्चा कहाँ से पढ़े, क्या करे, है ना। तो मुझे लग रहा है कि मैं जल्दी ही आपको कुछ सजेशन दूंगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, क्योंकि मैंने जब गेट के लिए मटेरियल्स मतलब ढूंढना स्टार्ट किया तो मुझे फाइनली कहीं ऐसा नहीं लगा कि कोई इस टाइप का मार्केट में कोई मटेरियल है जो प्रैक्टिस के लिए हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए चीज़ों को ले सकें। फिलहाल हमें ही बनानी पड़ी वो चीज़ें, खुद से बनानी पड़ी। हाँ, हर कोचिंग सेंटर इस चीज़ पर फोकस कर रहा है क्योंकि मार्केट में इस टाइप की अथराइज चीज़ें कहीं है नहीं। कोचिंग सेंटर ही अपने मटेरियल को देने की कोशिश कर रहा है। अब ये बात आपको देखनी पड़ेगी वो कोचिंग सेंटर कहीं से कॉपी पेस्ट करके दे रहा है या खुद से बना के दे रहा है, क्योंकि यहाँ खेल जो है मटेरियल का ही है। क्योंकि मटेरियल जो मार्केट में इधर उधर घूम रहा है वो अनअथराइज्ड है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। मैंने भी उसको फॉलो किया, देखा भी, समझा भी। हमने कहा ये बच्चे को देख के बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है मेरे नॉलेज में अभी तक ऐसी कोई बुक भी नहीं है। मेरे कंप्यूटर के पार्ट में अगर मैं बात करूँ, मैथमेटिक्स में होगी तो आपको अच्छे बेहतर पता होगा। कंप्यूटर में ऐसी कोई बुक नहीं है, जैसे आर्यन पब्लिकेशन की बहुत सारी इस टाइप की बुक मिल जाएंगी, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आपको टारगेट बेसिस पे बुक कहीं नहीं मिलने वाली है कि इस टारगेट को हमें लेके चलना है। तो उसके लिए अभी थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा, और अगर मुझे कोई बुक ठीक से मिली तो मैं ज़रूर उसको सजेस्ट करूँगा। अभी आप फॉलो करते रहिए मारुला के जितने भी नोट्स हैं, जितनी भी सीट्स हैं, हम लोग पास कर रहे हैं। और कंप्यूटर के लिए वैसे तो वो सफिशिएंट है, लेकिन आप फिर भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो फिर मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, है ना। एक चीज़ को मैं बोलना चाहूँगा, से सर ने वर्ड यूज़ किया अनऑथराइज्ड। अगर आप देखोगे मैं जैसे टेस्ट होते हैं या प्रैक्टिस सीट होती है, जब से ऑनलाइन चीज़ें होने लगी हैं, तो जब हम सोल्यूशन देखते हैं तो मुझे लगता है कि एक ही ऐसा टॉपिक है जो कंप्यूटर, जहाँ पे रिलायबल वेबसाइट्स जो बोली जाती है, जो अब सर्चिंग में आती है, मतलब तीनों में अलग अलग आंसर्स हैं, तीनों के अलग अलग सोल्यूशन है। तो अब मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि कौन ठीक है कौन गलत है, मतलब वो तो मैं जब सॉल्व करूंगा मुझे आंसर शीट में पता लगेगा आंसर क्या है, तब पता लगेगा भाई कौन सही दे रहा था। हाँ, तो एग्जैक्टली मतलब ये बड़ा कन्फ्यूजन तब हो जाता था जब मेरे पास कोई पर्सनल गाइडेंस नहीं, कोई एक्सपर्ट नहीं है, तो उनमें तीनों में आइडेंटिफाई करना कि कौन सा सही है। मतलब शुरुआत में बड़ा माथापच्ची होती थी जब कोई टेस्ट चेक हो रहा, मॉक टेस्ट, जहाँ पे कंप्यूटर के सेक्शन है, अब 3 बच्चे अड़े हुए हैं कि देखो ये आंसर ये आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है। तो इसीलिए बोला जा रहा है, सर यही बोल रहे हैं कि कोई भी मटेरियल आप लेते हो तो कंप्यूटर में सबसे पहली बात है कि बुक्स में ऑब्जेक्टिव मोड नहीं है। कोई बुक आप लेते हो तो मार्केट में सब्जेक्टिव बहुत सारी हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जैक्ट बुक्स कम मिलेंगी, और आपको लाइक एक रिलायबिलिटी आप खुद से नहीं बता पाओगे यार क्वेश्चन ये बिल्कुल सही सोल्यूशन है, आंसर सही है या नहीं है। तो आप इसमें ये चीज़ कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा ध्यान देनी, जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे मैथ्स में बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जहाँ पर 100% वो होता भी है कि उनके आंसर सोल्यूशन सही रहते हैं, कंप्यूटर वैसा काम नहीं करा गया। एक फाइनली जो एक मैसेज होता है ना सर, कि जो आपका एक ओवरऑल परसेप्शन होता है कि यार बच्चे को पूरी साल किस चीज़ को लेके पकड़ के चलना है और कितना टाइम कंप्यूटर देना है, यार एक पर्सनल आपका जो एक एक्सपर्ट व्यू होता है ना कि यार ये चीज़ ज़रूर बच्चों को करनी है कंप्यूटर में। भाई कभी कोई चीज़ मतलब वैल्यूएबल या रिलायबल तभी हो सकती है जब उस पर काम कंटिन्यू चले। जी जी। अगर मार्केट में हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं अपने एकेडमिक टाइम में, तो बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं। तो उन्हें स्टैंडर्ड बुक्स क्यों बोलते हैं कि कई वर्जन्स उनके निकल चुके होते हैं, कई बार रिफाइन हो चुकी होती है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 समथिंग दिस। तो वो होता क्या है, उस पर हम मतलब इतने वो मिलते रहते हैं, व्यूज़ मिलते रहते हैं कि भाई ये चीज़ गलत है, यहाँ पे सही होना चाहिए। तो रिफाइन होते होते वो एक तरीके से परफेक्ट मोड पे चली जाती है। तो उसे हम अथराइज बोलेंगे कि आप पढ़िए उसको। लेकिन अभी हमारे मार्केट में कल किसी ने बुक लॉन्च कर दी कि इस एग्ज़ाम के लिए, तो हम कैसे कह दें कि ये बुक ठीक है? जब तक उस पर व्यूज़ ना मिलें, जब तक उसे रिफाइन ना किया जाए, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ना निकाला जाए, तब तक हम कैसे कह सकते हैं? तो मारुला इस पे काम करेगा और अपनी ही बुक्स को रिफाइन करेगा आपके सजेशन से। अगर स्टूडेंट को लगता है कि यहाँ पे मटेरियल ठीक नहीं है या सर ये क्वेश्चन गलत है, तो हम उन पे काम करेंगे, हमारी टीम काम करेगी, उसे अथराइज करेंगे। तो फिलहाल वैल्यूएबल की तो बात तभी होगी जब आपके आंसर मैच करेंगे, जब फाइनल एग्जाम में तभी लगेगा कि क्या अच्छा क्या बुरा है। तो एक मतलब बहुत मज़ा आया इस बार इस पॉडकास्ट में, स्पेशली अभी तक बहुत सारे बच्चों के होते रहे, एक टीचर्स को लेके, एक मेंटोर को लेके। मारुला क्लासेस ने कभी भी इस टाइप का एक पहला इनिशिएशन है जो आप तक पहुंच रहा है। और एक होता है ना कि यार सर ने टाइम दिया है उस चीज़ को लेके, उसी चीज़ को जिया है, देखा है, तो मुझे लगता है कि हर एक बात बहुत ही ऐसे नहीं निकल के आई। वही बात मैं उधर साइड में बैठ कर दे दूँ तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस चीज़ में मैं नहीं रहा हूँ।
तो फाइनली मैं चाहूँगा कि अमिताभ सर ही कंक्लूड करें इस पॉडकास्ट को, एक मैसेज जो आपको पकड़ के चलना है कंप्यूटर को लेके। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि CUET PG में कंप्यूटर का वेटेज ठीक है, लेकिन निमसेट में वेटेज कम है। कंप्यूटर को लेके परेशान नहीं होना है, आप केवल हमारी फैकल्टीज़ को फॉलो करते रहिए, और अगर उसको फॉलो करेंगे तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि हम लोग भी अब की एक बड़ा प्लान लेके आ रहे हैं। तो कंप्यूटर को लेके तो प्लान आ ही रहा, बाकी भी चीज़ें भी रिफाइन होके आ रही हैं। मैथमेटिक्स में हमारा चीज़ें अच्छा चल रहा था, सब कुछ हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर में हम लोग नए प्लान के साथ आएंगे, रीजनिंग वगैरह भी उसमें इंक्लूड होगी। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको केवल फॉलो करिए, बाकी अफवाहों पर, चीज़ों पर डिपेंड मत रहिए कि सिलेबस चेंज हो जाएगा तो क्या होगा। ये सब चीज़ें हम लोग अब की बार इस प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से आ रहे हैं कि पहले से ही हम लोग इतना प्रिपेयर होके आएंगे कि अगर रन टाइम पे कुछ भी चेंज हुआ तो उसके लिए हमारी टीम प्रिपेयर रहेगी। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, फॉलो मरूला इन गुड सक्सेस, ये हमारी तरफ से है, मिलेगी और मिलेगी। आज फोरकास्ट में बैठे हम लोग बात कर रहे हैं, कल रिजल्ट के बाद भी बात करेंगे। थैंक यू सर। ये मतलब ये लाइन जो है मुझे इतना मोटिवेट कर जाती है जब ये आप बोलते हो, आपने पब्लिकली बोली, मतलब मेरे पर्सनल ये गाइडेंस ही है, तो बहुत अच्छा लगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपने समय निकाला, क्योंकि आप हमेशा हर एक एक्टिविटी में मतलब आगे ही रहते हैं, एक कदम आगे रहते हैं, जो हमें रोड मैप देते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि यार आप तक ये पहुंचा होगा। जो भी आपके मन में आता है, कोई भी डाउट अगर स्टिल रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, तो ये सर तक बात पहुंचेगी। जो भी हेल्प हो सकती है, सपोर्ट हो सकता है, पर्सनल लेवल पे हो सकता है, अगर आप हमसे कनेक्ट रहते हैं तो मैं आपका जो डाउट्स होगा, डिस्कशन होगा, वो सर तक पहुंचाऊंगा। सर उसमें अपना एक्सपर्ट राय रखेंगे। तो माउला क्लासेस को आप फॉलो करते रहें इन टर्म ऑफ की मोटिवेशंस और बाकी चीज़ों को लेके आप एक्सप्लोर करें अमिताभ सर के लेक्चर्स को। CUET PG के एस्पिरेंट है तो जरूर मैं बोलूँगा कि आप DSA को लेके अमिताभ सर के वो चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको समझ आएगा कि यार क्या लेवल पर पढ़ाया है। और निमसेट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि निमसेट एक कॉमन सिलेबस है जो मतलब हर जगह मिलता है। तो ये चीज़ें जब अमिताभ सर की आप प्लेलिस्ट को देखोगे तो पहले से ही आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे, आपको हौच पौच नहीं करना होगा। तो फाइनली एक स्पेशल थैंक्स टू अमिताभ सर कि यहाँ पर उन चीज़ें को एक्सप्लोर कर पाए। मुझे लग रहा कि ज़रूर थोड़ा जो होता है ना कि एक रोड मैप पे आगे आप बढ़ते हो, तो पहला स्टेप आप बढ़ गए होगे। और ऐसा ही है, लास्ट ये फाइनल पॉडकास्ट नहीं है। इस तरीके की चीज़ें जहाँ जहाँ हमें लगेगी कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप जैसे क्वेरीज लाते हो तो पता चल जाता है कि आप कहाँ पे कंफ्यूज हो। तो अभी आप बुक्स को लेके थे, रिसोर्सेज को लेके थे, क्या टॉपिक होने चाहिए, तो सर ने बेबाकी से एकदम बोल रखा है कि कोई बुक के बारे में चक्कर में पढ़ें, रिसोर्सेज में आपको खुद देखना होगा कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन होने से बहुत ज़्यादा फिर समस्या हो जाती है। एक मेंटोर आपको फॉलो करना है। तो मैं ये बोलूँगा, मेरे तरफ से एक बेटर सजेशन है कि आप अमिताभ सर को फॉलो कर सकते हैं हर एक एंगल में। अगर आप ऑनलाइन नहीं जुड़ पा रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे, तो ऑनलाइन यूट्यूब पर इतना कोर्सेज, इतनी चीज़ें दी गई हैं, अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो वो भी बहुत ही, अगर रेगुलरिटी से आपने करी तो बेनिफिट करेगा। तो जय हिंद स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, बात करेंगे और चीज़ें एक्सप्लोर करते रहेंगे। तो कैसा लगा ज़रूर लिखें। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।